वेलकम स्टूडेंट। क्लास 10th उसके साइंस के हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में है। इसमें आज हम चैप्टर 12 को शुरू कर रहे हैं। थोड़े पीछे वाले चैप्टर्स को हम शुरू करें ताकि उससे क्या होगा कि आपकी कंटिन्यूटी भी बनी रहे। और क्या पता लॉकडाउन के बाद अगर स्कूल जब भी खुलते हैं तो कुछ चैप्टर्स अगर कम होते हैं तो भी इन चैप्टरों में से आने के आपके क्या रहेंगे, ज़्यादा चांस रहेंगे। तो चैप्टर का नाम है नेचुरल रिसोर्स। तो ईजी चैप्टर है, आपको जल्दी जल्दी आप पढ़ सकते हो और मेरे साथ इसको कंटिन्यू करके ख़त्म कर सकते हो। सो हम पढ़ते हैं। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज सराउंडेड बाई ए वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग इन्वायरमेंट। हम जानते हैं कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म से भी और नॉन लिविंग इन्वायरमेंट से भी क्या है, मिलकर यानी सराउंड यानी चारों तरफ से घिरा हुआ है। जैसे नॉन लिविंग इन्वायरमेंट में एयर, लाइट, सॉइल, वाटर, टेम्परेचर, इन सब से हम घिरे हुए। दीज बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर फॉर्म द स्पेसिफिक इन्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। और फिर ऑर्गेनिज्म के आसपास जो भी इन्वायरमेंट है वो दो फैक्टरों से मिलकर बना हुआ है। एक तो बायोटिक जिसमें लिविंग थिंग्स आ जाएंगे और दूसरा क्या हो जाएगा, अबायोटिक फैक्टर है ना, जो हम पिछली क्लास में पढ़ते भी आए। मैन हैज ट्राई टू मेंटेन हार्मोनी विथ नेचर सिंस देयर इमर्जेंस। और मैन ने कोशिश की है कि हार्मोनी यानी एक अच्छा व्यवहार या भाईचारा बनाए रखे किसके साथ, नेचर्स के साथ। जब से उसका नेचर के साथ क्या हुआ है, रिलेशन शुरू हुआ। हिज एग्जिस्टेंस इज डिपेंडेंट ऑन नेचुरल रिसोर्स या नेचर रिसोर्स। और उसका जो एग्जिस्टेंस है यानी वो पृथ्वी पर बना हुआ है उसका भी कारण क्या है, नेचर के रिसोर्स है। देयरफॉर मैन हैज बीन रेस्पेक्टिंग नेचर सिंस टाइम इमेमोरियल। और जब से हम टाइम को जानते नहीं यानी पुराने समय से ही मैन क्या कर रहा है, नेचर की क्या कर रहा है, रेस्पेक्ट कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली इन द लास्ट फ्यू ईयर, लेकिन पिछले कुछ सालों से देयर इज सीन एन इंक्रीज टेंडेंसी ऑफ इम्प्रूडेंट यूज ऑफ नेचर। लेकिन पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं कि मैन ने नेचर्स का कुछ गलत तरीके से और ज़्यादा ही यूज़ करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। बिकॉज दैट वी आर फेसिंग मैनी बैड इफेक्ट इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल क्लेमिटी। इसके कारण हम इसके कुछ बुरे प्रभाव को देख रहे हैं और बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं हमारे देश में और हमारे चारों ओर बढ़ती जा रही है। जैसे बाढ़ आ रही है, अकाल आ रहा है, लैंडस्लाइड हो रहा है ना। एपिडेमिक यानी महामारी, जैसे बहुत सारी महामारी, जैसे कोरोना भी एक तरह की क्या है, महामारी है। अर्थक्वेक है, सुनामी है, ये सब हमारे आसपास बढ़ते जा रहे हैं। इन द एंशिएंट इंडियन कल्चर नॉन दैट इन द वैदिक पीरियड आवर एंसेस्टर गिव एक्सेसिव इंपॉर्टेंस टू नेचर। लेकिन हमारे अगर हम भारत के एंशिएंट कल्चर की बात करें और वैदिक पीरियड की बात करें तो हमारे जो एंसेस्टर यानी पूर्वज है वो नेचर को बहुत ही ज़्यादा क्या देते थे, महत्व देते थे। वो बिलीव करते थे पंच तत्व यानी हमारी जो पूरी संसार है या बॉडी है पंच तत्व से बनी, सन, स्काई, अर्थ, वाटर और फायर। और इनको वो वर्शिप, पूजा करते थे किसकी तरह, भगवान की तरह। दे एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ नेचर टू मैनकाइंड। और वो इंसानों को नेचर के महत्व के बारे में भी बताते थे। सबसे पहला आता है मीनिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स का क्या मतलब है, एवरी ऑब्जेक्ट दैट इज यूज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय ह्यूमन। यानी वो सारी वस्तु है जो हम या तो डायरेक्ट यूज करें या इनडायरेक्ट, का मतलब उससे उसको कुछ कन्वर्ट करके उसका यूज करें, तो उन सबको क्या बोलते हैं, रिसोर्स बोलते हैं। जैसे कोयला है, हमने डायरेक्ट यूज नहीं किया, कोयले से बिजली बना दी, तो इसका मतलब कोयला भी क्या है, रिसोर्स है। द रिसोर्स दैट वी आर रिसीविंग फ्रॉम नेचर। और वो रिसोर्स जो हमें नेचर से मिल रहे हैं विच वी यूज डायरेक्टली। और अगर हम जिसको डायरेक्ट यूज कर रहे हैं विदाउट मेकिंग एनी चेंज और उसमें कोई चेंज नहीं कर रहे, तब वो कौन से रिसोर्स हो जाएंगे, नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, अगर हम उसमें चेंज कर रहे हैं कुछ तब तो वो आर्टिफिशियल हो जाएंगे या मैन मेड रिसोर्स हो जाएंगे। टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स के टाइप्स, इनको 3 पार्ट्स में बांटा गया। पहला डेवलपमेंट और यूज के आधार पे, ओरिजिन के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे, और स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे। तो सबसे पहला हम डेवलपमेंट के आधार पे, डेवलपमेंट और यूज के आधार पे 2 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहला एक्चुअल रिसोर्स। एक्चुअल रिसोर्स क्या है, तो सब डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। दोस रिसोर्स और ऑब्जेक्ट हु स्ट्रक्चर और क्वांटिटी इज नॉन। यानी ऐसे रिसोर्स और ऐसे पदार्थ जिनका स्ट्रक्चर भी पता है यानी उनकी बनावट यानी वो कैसे बनते हैं ये भी हमें पता है, और क्वांटिटी यानी उनकी मात्रा भी हमें पता है, यानी वो हमारे देश में कितनी मात्रा में है वो भी हमें पता है। तो ऐसे रिसोर्स को हम क्या बोलते हैं, एक्चुअल रिसोर्स बोलते हैं। और ऐसे रिसोर्स विच वी आर यूजिंग इन प्रेजेंट टाइम, और जिनकी स्ट्रक्चर भी पता है, क्वांटिटी भी पता है, और जिनको हम अभी यूज़ कर रहे हैं वो सारे कौन से रिसोर्स है, एक्चुअल रिसोर्स। जैसे क्वांटिटी ऑफ कोल इन जर्मनी, जर्मनी में कितनी मात्रा में है कोयल। क्वांटिटी ऑफ मिनरल ऑयल इन वेस्ट एशिया में कितनी मात्रा में। क्वांटिटी ऑफ ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी महाराष्ट्र में कितनी मात्रा में, ये सब पता है। तो ये कौन से रिसोर्स है,
एक्चुअल रिसोर्स। नेक्स्ट है पॉसिबल रिसोर्स। तो द ऑब्जेक्ट हुज एग्जैक्ट क्वांटिटी और नंबर कैन नॉट बी गेस्ड, यानी वो ऑब्जेक्ट और उसकी मात्रा को हम लोग क्या नहीं कर सकते, गैस नहीं लगा सकते। विच वी आर नॉट करंटली यूजिंग, और हम उसको करंट में क्या नहीं कर रहे, यूज भी नहीं कर रहे, बट कैन यूज इन फ्यूचर, लेकिन उनको किस में यूज कर सकते हैं, फ्यूचर में। यानी ऐसे ऑब्जेक्ट जिनको हम लोग क्या नहीं कर रहे, क्वांटिटी हमें पता नहीं है, हम गैस भी नहीं लगा सकते, करंट में हम उसका यूज भी नहीं कर रहे, और हम बोल रहे हैं उसका फ्यूचर में हम यूज करेंगे, ऐसे रिसोर्स को क्या बोलते हैं, पॉसिबल रिसोर्स। एग्जांपल में क्या है, जैसे विंड माइल है, वाइंड माइल है, ये एक पॉसिबल रिसोर्स है। 20 साल पहले तक पॉसिबल था, लेकिन आज के ज़माने में मॉडर्न टाइम में इसका टेक्निकल प्रोग्रेस के कारण आज हम इसका यूज़ कर पा रहे हैं। तो 20 साल पहले हवा से बिजली बनाना क्या था, एक पॉसिबल रिसोर्स था, लेकिन आज के टाइम में टेक्नोलॉजी से हम उसका बिजली बनाने लगे। यूरेनियम, जो यूरेनियम है, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज़ होता है, लद्दाख में पाया जाता है, जो अभी क्या है, पॉसिबल रिसोर्स है, लेकिन क्या पता वहाँ से जब अधिक मात्रा में निकलने लगे तो ये क्या बन जाएगा, एक फ्यूचर में एक एक्चुअल रिसोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं, रिसोर्सेस को किसके आधार पे, ओरिजिन के आधार पे। किसके आधार पे, ओरिजिन के आधार पे हम नेचुरल रिसोर्सेस को कितने पार्ट्स में क्या करेंगे, डिवाइड कर सकते हैं। तो ओरिजिन के आधार पे सिंपल है, 2 पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड किया। क्या है 2 पार्ट्स, आपको पता है, बायोटिक और अबायोटिक, ये आपने पढ़ ही रखा है पहले। बायोटिक क्या है, लिविंग थिंग्स सारे होते हैं उनको बायोटिक बोलते हैं, उसमें प्लांट, एनिमल और ह्यूमन आ जाएंगे। अबायोटिक में क्या है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, वो सारे क्या है, अबायोटिक है, उसमें एयर, सॉइल, लाइट सब आ जाएगा। तो ये हमारे ओरिजिन के आधार पे हो गए। अब अगला है डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे भी कितने भागों में बांटा है, 2 भागों में। किसके आधार पे, डिस्ट्रीब्यूशन, पहला है यूनिवर्सल, दूसरा लोकल। यानी कुछ ऑब्जेक्ट हैं विच आर फाउंड एवरीवेयर, जो यूनिवर्सल का मतलब जो पूरे यूनिवर्स में, यूनिवर्स का मतलब हर जगह पाया जाएगा और इजीली पाया जाएगा, ऐसे रिसोर्स को क्या बोलते हैं, यूनिवर्स। एग्जांपल एयर और वाटर भी है, जो हर जगह पाया जाता है। लोकल क्या है, दोस ऑब्जेक्ट विच आर फाउंड एट फ्यू प्लेस, जो लोकल एरिया में, जैसे हमारे बिजोलिया एक लोकल एरिया है, वहाँ पे क्या पाया जाता है, सैंडस्टोन, तो वो हो जाएगा लोकल रिसोर्स। तो लोकल रिसोर्स वही है जो किसी फ्यू प्लेस में ही पाया जाता है, जैसे कॉपर और आयरन और जो कहीं कहीं जगह पे ही पाए जाते हैं। फिर नेचुरल रिसोर्सेज को और भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्स। तो रिन्यूएबल रिसोर्स क्या है, द थिंग्स दैट कैन बी मैन्युफैक्चर एंड यूज्ड अगेन, मीनिंग दैट ऑब्जेक्ट विच कैन बी रिप्लेनिश्ड इजीली, दीज ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्स। तो रिन्यूएबल रिसोर्स वो होते हैं जो आसानी से बन जाते हैं, जिनको वापस हम यूज कर सकते हैं और जो जल्दी वापस बनते जाते हैं, ऐसे रिसोर्स को क्या बोलते हैं, रिन्यूएबल। जैसे सोलर एनर्जी, सूरज की रोशनी जो हमेशा आसानी से अवेलेबल है और कभी भी क्या नहीं होगी, खत्म नहीं होगी, तो रिन्यूएबल यानी जो कभी खत्म नहीं होगी। विंड एनर्जी, हवा की एनर्जी, जो भी कभी क्या नहीं होगी, खत्म नहीं होगी। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या है, द थिंग्स हुज स्टॉक आर लिमिटेड, जो लिमिटेड मात्रा में पाए जाते हैं, देयर इज नो होप फॉर देयर क्रिएशन, और उनके वापस बनने की कोई आशा नहीं है। और इट टेक टू लॉन्ग टू बिल्ड अगेन, लेकिन उनको बनने में क्या लगेगा, बहुत अधिक समय लगेगा। पहला, उनकी मात्रा कम है, उनका बनने का कोई आशा नहीं है, और अगर बनने की आशा है तो भी बहुत समय लगता है बनने में। तो ऐसे रिसोर्स को क्या बोलते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कोल, पेट्रोल और नेचुरल गैस। इसलिए बोलते हैं ना, कोयला, पेट्रोल, इनका हमें सही यूज़ करना है, नहीं तो ये फ्यूचर में क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। वी शुड नॉट यूज़ एनी रिसोर्स इन ए केयरलेस मैनर, इसलिए कोई भी रिसोर्स को हमें केयरलेस मैनर में यूज़ नहीं करना। और कंटिन्यूस एंड एक्सेसिव यूज़ विल मे एग्जॉस्ट और सून, और अगर लगातार और अगर ज़्यादा मात्रा में इसका यूज़ करेंगे तो एग्जॉस्ट यानी ये जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, और फ्यूचर जनरेशन विल नॉट बी एबल टू यूज़ इट, और आने वाली पीढ़ी इसका क्या नहीं कर पाएगी, उपयोग नहीं कर पाएगी। इसीलिए अगला टॉपिक है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स। इसीलिए हमें नेचुरल रिसोर्सेज का क्या करना है, अच्छा मैनेजमेंट यानी प्रबंधन करना है। मैन एक्सप्लॉइट नेचुरल रिसोर्स फॉर इज लिविंगहुड, यानी लिवलीहुड, अपने जीवन को व्यापन करने के लिए मैन क्या कर रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट यानी खत्म करता जा रहा है। द प्रिमिटिव ह्यूमन बीइंग वाज डिपेंडेंट ऑन प्लांट एंड एनिमल फॉर इज रिक्वायरमेंट, जो पुराने जमाने के जो इंसान थे, यानी जो पूर्वज थे हमारे, वो बस प्लांट और एनिमल पे ही डिपेंड थे अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। एट दैट टाइम द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन वाज लेस, और उस समय पॉपुलेशन भी क्या थी, कम थी। द रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन वर लिमिटेड, और हमारी जो जरूरत थी वो भी कम थी,
एंड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी वाज लो, और उस समय जो तकनीक है टेक्नोलॉजी वो भी कम थी। देयर वाज नो प्रॉब्लम ऑफ कंजर्वेशन एट दैट टाइम, तो पुराने समय में नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व करना यानी बचाने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि उस समय पॉपुलेशन कम थी, लोगों की जरूरतें कम थी, टेक्नोलॉजी कम थी, इसलिए नेचुरल रिसोर्स क्या नहीं होते थे, खत्म ही नहीं होते थे। लेकिन विद द टाइम, जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, मैन हैज़ डेवलप द टेक्नोलॉजी ऑफ टैपिंग द रिसोर्स, और मैन ने अपनी टेक्नोलॉजी बना ली कि किस तरह वो रिसोर्सेज का यूज़ कर सके। इन एडिशन टू एक्सप्लोइटेशन ऑफ लिवलीहुड रिसोर्स में मैन बाय साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑल्सो बिगॉन टू एक्सप्लॉइट द रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन, और उसके बाद जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, डेवलपमेंट बढ़ता गया, साइंस का यूज़ होता गया, वैसे वैसे मैन रिसोर्सेज को क्या करने लगा, एक्सप्लॉइट करके उससे अलग अलग चीज़ों को बनाने लगा। ड्यू टू कंटिन्यूस ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, और जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई, डिमांड ऑफ रिसोर्स हैज इंक्रीज, और रिसोर्स की डिमांड बढ़ती गई, और डिमांड बढ़ेगी तो इंसानों ने दिमाग लगा के टेक्नोलॉजी भी क्या कर दी, बढ़ा दी, ताकि वो ज़्यादा कैपेसिटी में रिसोर्स का क्या कर सके, यूज़ कर सके। देयरफॉर दिस कंपटीशन हैज क्रिएटेड ए डाउट, और ये कंपटीशन लगातार चलता रहा तो इसने सबके दिमाग में डाउट क्रिएट कर दिया कि अब अगर इंसान ऐसे रिसोर्स का यूज़ करते रहेंगे तो रिसोर्स एग्जॉस्ट सून, और रिसोर्स क्या हो जाएंगे, इजीली क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। इसीलिए अब हमें क्या करना है, रिसोर्सेज का क्या रखना है, बहुत ध्यान से क्या करना है, उपयोग करना है, ताकि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या ना हो, ख़त्म ना हो, और हमारी जनरेशन में भी वो क्या ना हो जाए, ख़त्म ना हो जाए। इसीलिए अगला टॉपिक है, हमें रिसोर्स का कैसे यूज़ करना है, जुडिशियस, कैसे यूज़ करना है, जुडिशियस। जुडिशियस का मतलब होता है कि हमें उचित रूप से या समझदारी से या बुद्धिमानी से हमें रिसोर्स का क्या करना है, यूज़ करना है, और उसका क्या करना है, कंजर्वेशन करना है, यानी उसको क्या करना है, बचाना भी है। नेचुरल रिसोर्स कैन बी कंजर्व्ड एंड यूज फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इफ दे आर यूज जुडिशियली, अगर हम समझदारी से और अच्छे तरीके से उसका यूज़ करेंगे तो नेचुरल रिसोर्स कभी भी खत्म नहीं होंगे। प्लांट प्रूडेंट एंड एडिक्वेट यूज ऑफ रिसोर्स इज देयर कंजर्वेशन, यानी एक प्लान तरीके से, समझदारी से और कम मात्रा में अगर हम रिसोर्स का यूज़ करेंगे, वही उसका क्या होता है, कंजर्वेशन होता है। तो कंजर्वेशन डज नॉट मीन्स, कंजर्वेशन का मतलब ये नहीं है कि आप रिसोर्स का यूज़ ही मत करो और उसको बचाओ, ये नहीं है। दे शुड बी यूज्ड मिजरली, या तो उसका आप बहुत ही कम यूज़ करो या बहुत ही लो तरीके से उसका यूज़ करो। इंस्पाइट फॉर देयर नीड दे शुड बी केप्ट फॉर फ्यूचर, और ऐसा सोचे कि हम उसको फ्यूचर के लिए बचाएं, ऐसा सोचोगे तो कंजर्वेशन नहीं होगा। कंजर्वेशन का मतलब है प्लांट तरीके से और अच्छे तरीके से आप उसका क्या करो, यूज़ करो। बट बाई कंजर्वेशन वी मीन्स, तो कंजर्वेशन का मतलब क्या है, रिसोर्स शुड बी यूज सेंसिबली, यानी रिसोर्स का हमें क्या करना है, हमारे सेंस का यूज़ करके, हमारे दिमाग का यूज़ करके यूज़ करना है, टू मीट द रिक्वायरमेंट, ताकि हम हमारी जो रिक्वायरमेंट है फॉर मोर पीपल फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, हमारी रिक्वायरमेंट को पूरी कर सके और ज़्यादा लोगों को लंबे समय तक हम रिसोर्स को प्रोवाइड करवा सकें। अब नेक्स्ट टॉपिक है नीड फॉर कंजर्वेशन। क्यों ज़रूरत आई कि रिसोर्स को हमें कंजर्व करना है, इसकी ज़रूरत क्यों आई। ह्यूमन बींग हैज़ बीन यूजिंग वेरियस नेचुरल रिसोर्स फॉर फुलफिल दिस हिज नीड। हम जानते हैं कि ह्यूमन बींग्स अलग अलग नेचुरल रिसोर्स का यूज़ कर रहा है अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। ही प्लग द लैंड फॉर सप्लाई ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस, वो खेत को जोतता है ताकि खाने की सप्लाई हो सके। ही हैज़ एक्सप्लॉइटेड एंड यूज फॉरेस्ट प्रोडक्ट एंड मिनरल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इरीगेशन एंड पावर, उसने फॉरेस्ट प्रोडक्ट का यूज़ किया, खनिजों का यूज़ किया ताकि वो सिंचाई को बढ़ा सके और बिजली को बढ़ा सके। इन द लास्ट 2 सेंचुरी, और पिछले 200 सालों में, दे हैव रैपिड ग्रोथ इन पॉपुलेशन, जनसंख्या बढ़ती गई। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी कारखाने में प्रोडक्शन भी क्या होता गया, बढ़ता गया। 200 ईयर अगो ग्लोबल पॉपुलेशन वाज 1.75 बिलियन, यानी आज से 200 साल पहले पॉपुलेशन बस 1.75 बिलियन ही थी, लेकिन आज पॉपुलेशन कितनी हो गई, 5.25 बिलियन हो गई। आवर कंजप्शन फॉर फूड, हमारे खाने की जो खर्च है, कपड़ा है, रहने की जगह, ट्रांसपोर्टेशन, अलग अलग इक्विपमेंट्स, इंडस्ट्री में जो कच्चा माल यूज़ होता है, ये क्या होता गया, कई गुना क्या हो गया, बढ़ गया। बिकॉज ऑफ दिस वी आर रैपिडली एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्स इन ए डिस्ट्रक्टिव मैनर, इसीलिए हम हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत ही बुरी तरह क्या करते जा रहे हैं, ख़त्म करते जा रहे हैं। दिस हैज़ रिजल्ट इन वर्सन ऑफ नेचर बैलेंस, और उसने नेचर के बैलेंस को ही क्या कर दिया, बिगाड़ दिया। इफ इक्विलिब्रियम इज नॉट, देन द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बींग विल ऑल्सो बी इन डेंजर। अगर ये नेचर का जो इक्विलिब्रियम का मतलब बराबर अगर बैठा नहीं,
तो हमारा जीवन भी इस पृथ्वी पर क्या हो जाएगा, एक डेंजर हो जाएगा, खतरनाक हो जाएगा। दस फॉर द एग्जिस्टेंस, फॉर द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन बीइंग, कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज नेसेसरी। इसलिए अगर हम इंसानों को इस पृथ्वी पर जीवित रहना है तो हमें नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व करना पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी हो गया है। तो सबसे पहला अगला टॉपिक है वे ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। तो नेचुरल रिसोर्स को कैसे हम कंजर्व करें, उसका क्या रास्ता है। नेचुरल रिसोर्स इज अवर कैपिटल। नेचुरल रिसोर्स हमारी क्या है, पूंजी है। जैसे हमारा पैसा हमारी पूंजी है, हमारा घर हमारी पूंजी है, वैसे नेचुरल रिसोर्सेज भी हमारा कैपिटल है। इट शुड बी यूज फॉर बेनिफिशियल वर्क इन ए प्लान्ड मैनर। उसको अच्छे कामों में यूज़ करना है और एक प्लान बना के ही उसका क्या करना है, यूज़ करना है। फॉर दिस फर्स्टली वी मस्ट बी अवेयर ऑफ रिसोर्स ऑफ ए कंट्री और ए रीजन एंड शुड ऑल्सो कीप इन माइंड दैट वेरियस रिसोर्स आर म्यूचुअली इन्फ्लुएंस एंड इंटरएक्टिव। पहली बात कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे देश में क्या क्या रिसोर्स हैं और हमारे जो रिसोर्स है वो आपस में कैसे एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, उनका क्या महत्व है, किसका क्या महत्व नहीं है, ये हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। सो इफ़ वी वन reduce और गेट डिस्ट्रॉयड देन इट्स बैड इफेक्ट फॉल ऑन ऑल द इकोनॉमिक साइकिल। अगर एक बार ये रिसोर्स ख़त्म हो गए तो इनका जो बैड इफेक्ट है वो हमारे आर्थिक साइकिल में, यानी हमारे पैसे भी क्या हो जाएंगे, ख़त्म जाएंगे। वी शुड यूज़ देम ऑन प्रायोरिटी बेसिस। इसलिए हमें उनकी प्राथमिकता के आधार पे उनका यूज़ करना है। प्रायोरिटी मतलब कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके आधार पे हमें उसका यूज़ करना है। फिनिशिंग इनडिस्क्रिमिनेटली दोस रिसोर्स और नेचुरल रिसोर्स विच आर लिमिटेड इज ए ब्लाइंड साइट। अगर हम गलत तरीके से अगर उनका यूज़ करेंगे तो हम अंधेपन, यानी ब्लाइंड यानी अंधा रूप से उसका यूज़ कर रहे हैं। इट इज़ एसेंशियल टू सर्च फॉर द अल्टरनेट ऑप्शन फॉर लिमिटेड रिसोर्स। जैसे कोल और पेट्रोल लिमिटेड है तो हमें उसके अल्टरनेट का भी क्या करना है, याद। फॉर द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स इट इज़ नेसेसरी टू गेट सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट लेवल। तो रिसोर्स को अगर हमें बचाना है तो हमें गवर्नमेंट की भी मदद लेनी पड़ेगी और नॉन गवर्नमेंट लेवल पे यानी दूसरे जो ऑर्गेनिज्म है उनकी भी, ऑर्गेनाइजेशन है उनकी भी मदद लेनी पड़ेगी। अगला है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। तो इसमें सबसे पहला आता है हमें फॉरेस्ट को बचाना है और उसको मैनेज करना है। फॉरेस्ट इज़ द बेस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, क्योंकि फॉरेस्ट बहुत ज़रूरी है और एक ये अर्थ में जो जीवन है उसका आधार है। बेस यानी आधार है। फॉरेस्ट के बिना पृथ्वी पर जीवन क्या नहीं है, संभव नहीं है। दिस इज एन एरिया विच द एक्शन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लाइफ हैज़ बीन गोइंग फ्रॉम एज एंड मिलियन ऑफ स्पीसीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट हैज़ बीन इवॉल्व। क्योंकि फॉरेस्ट ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे पुराने लाखों सालों से स्पीसीज, एनिमल्स और प्लांट क्या हुए हैं, उद्भव यानी उनका जन्म हुआ है। फॉरेस्ट नॉट ओनली कंट्रोल the rain and supply water continuously to the river but also provide humidity to the atmosphere। तो फॉरेस्ट के कारण बारिश होती है, वाटर की सप्लाई करता है वो रिवर में, उसके अलावा वो उमस भी प्रोवाइड करता है किसमें, एटमॉस्फेयर में। इसलिए फॉरेस्ट बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। फॉरेस्ट नॉट ओनली प्रोटेक्ट फर्टाइल सॉइल, फॉरेस्ट उपजाऊ मिट्टी को बचाता ही नहीं है और उनको सॉइल इरोशन से भी बचाता है, यानी सॉइल को बहने भी नहीं देता ड्यू टू वाटर एंड रेन, बट ऑल्सो आर वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फर्टाइल सॉइल। और इसके बाद उपजाऊ मिट्टी को बनाने में भी मदद करता है और बहुत सारे अबायोटिक रॉक्स के कारण वो उपजाऊ मिट्टी को बनाता है। फॉरेस्ट हेल्प टू क्लीन द इन्वायरमेंट, क्लीन एंड मेंटेन द नेचुरल बैलेंस। वो इन्वायरमेंट को क्लीन करने में भी मदद करता है और नेचर के बैलेंस को भी वो क्या करता है, बनाता है। क्लीन इन्वायरमेंट इज नॉट पॉसिबल विदाउट फॉरेस्ट। और ये जो साफ इन्वायरमेंट है वो फॉरेस्ट के बिना क्या नहीं है, पॉसिबल नहीं है। इन द लास्ट फ्यू ईयर द डिमांड फॉर टिम्बर एज वेल एज इंक्रीज इन इट्स प्राइस हैज लेड टू द इंक्रीज इन द टिम्बर ट्रेड दैट नाउ द फॉरेस्ट अराउंड द वर्ल्ड हैज बीन थ्रेटेंड। अब पिछले कुछ सालों से लकड़ी की डिमांड क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है और लकड़ी की रेट भी बढ़ती जा रही है। इसके कारण उनका व्यापार बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसके कारण वर्ल्ड के जितने भी फॉरेस्ट है वो क्या है, थ्रेटेंड है। थ्रेटेंड यानी उनका खतरा बढ़ता जा रहा है। ड्यू टू रिड्यूस कवर ऑफ द फॉरेस्ट ड्रॉट ऑकर एट मैनी प्लेस। और फॉरेस्ट की कमी के कारण कई जगह क्या हो रहा है, अकाल आ रहा है। इन द एब्सेंस ऑफ ट्री, और पेड़ों की कमी के कारण द फर्टाइल सॉइल फ्लो अवे विथ रेन वाटर। इसलिए जो उपजाऊ मिट्टी है वो पानी के साथ क्या हो रही है, बह के जा रही है। ड्यू टू कटिंग ऑफ ट्री द हिल soil flow down the rain and come into the river, consequently the river becomes so shallow that it flood when the water level increase a little। और इसके कारण जो फॉरेस्ट से जो मिट्टी भी बह के जा रही है वो रिवर में गिर रही है। इसके कारण रिवर की जो डेप्थ है, गहराई कम होती जा रही है। इसलिए थोड़ी सी भी बारिश के कारण रिवर में क्या आ रही है, बाढ़ आता जा रहा है। द क्वेश्चन ऑफ
प्रोटेक्टिंग द फॉरेस्ट हैज़ नाउ बिकम ए क्वेश्चन ऑफ लाइफ एंड डेथ फॉर अस टुडे। और आज फॉरेस्ट को बचाने का जो क्वेश्चन है वो हमारे जीने और मरने का क्वेश्चन बन गया। अगर हम फॉरेस्ट को नहीं बचाएंगे तो ह्यूमन लाइफ की मृत्यु क्या है, निश्चित है। इसीलिए हमें फॉरेस्ट को बचाना क्या है, बहुत ज़रूरी है। तो आज के वीडियो में हम यहाँ तक पढ़ेंगे। आज आप इस चैप्टर को यहाँ तक कंप्लीट करना। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर